नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी आरआरबी जेई CBT2 और DRDO CBT2 दोनों टेक्निकल पेपर्स हैं। उसके लिए मैं एक श्योर शॉर्ट कीवर्ड्स की फार्मूलाज ऑफ हाइड्रोलिक्स के फार्मूला लेके आया हूँ। केवल फार्मूला जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जो एक ही वीडियो में कम से कम 5 चैप्टर्स के फार्मूले हमने कवर कर लिए हैं और दूसरे पार्ट में हम 5 चैप्टर के और कवर करेंगे। तीसरे पार्ट में हम हाइड्रोलिक मशीन्स को कवर कर लेंगे। तो खाली 3 वीडियो आपको या 3 या 4 वीडियो आपको देखना है और आपका पूरा हाइड्रोलिक्स आपकी टिप्स पर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा है हाइड्रोलिक्स और फॉर्मूलाज, ये 5 चैप्टर के फॉर्मूला। तो सबसे पहले है हुक्स लॉ। क्या होता है हुक्स लॉ में? शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन फॉर सॉलिड के लिए। तो शियर स्ट्रेस टाउ जो होता है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ थीटा है शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस है टाउ। दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या होता है? शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, और ये फॉर लिक्विड्स के लिए होता है। सॉलिड्स के लिए कभी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए ऐसे ही सॉलिड के लिए हमेशा हुक्स लॉ अप्लाई होगा। तो ये एग्जाम से पूछ सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस पर अप्लाई होता है? तो फॉर लिक्विड्स ओनली। और हुक्स लॉ किस पर अप्लाई होता है? फॉर सॉलिड्स ओनली। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें शियर स्ट्रेस जो होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। टाउ इक्वल टू म्यू du by dy। टाउ है शियर स्ट्रेस, म्यू है विस्कोसिटी, du by dy है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। ये सब आपको अगर आपको लोग चाहते हैं कि मैं आपको पूरा टेक्निकल पढ़ाऊं, हाइड्रोलिक्स भी पढ़ाऊं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, मे भी आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे आते ही हैं, लेकिन आप लोगों को सिंपल भाषा में डिलीवर मैं कर सकता हूं। तो आगे चलते हैं। तो इसमें है du by dy वेलोसिटी ग्रेडियंट है, म्यू है विस्कोसिटी। तो फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए जो हमारा विस्कोसिटी होता है वो 0 होता है। तो अगर यहाँ पर 0 रख देंगे, म्यू की जगह पर 0 रख देंगे, तो हमारा शियर स्ट्रेस भी 0 आएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना कि आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी भी 0 होती है और शियर स्ट्रेस भी 0 होता है। आगे चलते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है MKS में, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 होता है MKS में, एंड न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 होता है SI में। ये मास डेंसिटी के फॉर्मूले हैं। ये मास डेंसिटी के क्या बोलते हैं, यूनिट्स हैं। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, आपको सारे यूनिट याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी दूसरे यूनिट में भी दे सकता है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले उसको MKS में, या कन्वर्ट करना पड़ेगा SI में। तो अभी देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। तो वो होती है 101.9 किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर में पूछे जाएंगे। ये आपको बहुत कम जगह मिलेंगे, लेकिन मैंने जो मेरे पास जितना भी मेरे नोट्स में था, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीवर हो जाएं और आप अपने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को एकदम कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml की पावर -3 t की पावर 0। मास डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ये डायमेंशन, इसको बोलते हैं बीमीय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml की पावर -3 t की पावर 0। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मास डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। ये तो नेचुरल सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा। और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। अभी एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर की डेंसिटी होती है वो 1998 होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और 15 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर की जो डेंसिटी होती है वो 1.224 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर की जो डेंसिटी होती है वो 1.202 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये हम खाली रिवीजन कर रहे हैं।
यहाँ हम कोई कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओनली फॉर वाटर, वाटर के लिए ही केवल यही अप्लाई होता है कि वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होता है और जो डेंसिटी है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। ये हमेशा याद रखना है आपको। इसके बाद चलते हैं वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी क्या है? वेट डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट है किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब MKS में, न्यूटन पर मीटर क्यूब SI में, ग्राम पर लीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर MKS में। इसका रो इक्वल्स गामा इक्वल्स टू होता है रो इंटू जी, मीन्स डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, जी मीन्स ग्रेविटी। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट का जो यूनिट होता है वो होता है ये न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर L⁻², T⁻²। ये पूछे जाते हैं अक्सर, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये सब आपको इस क्रिप्स मिल रहा है, पूरा आइटम क्रिप्स मिल रहा है आपको एक ही वीडियो में। 5 चैप्टर के फॉर्मूले एक साथ रिवाइज। चलिए चलते हैं। स्पेसिफिक वेट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ये हमेशा आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक वेट एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। ये स्पेसिफिक वेट आप कहीं भी ले लो, ये चेंज नहीं होगा। एक्चुअली स्थान बदलने पर स्पेसिफिक वेट कभी नहीं बदलता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, लोकेशन चेंज करने पर स्पेसिफिक वेट चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो स्पेसिफिक वेट होता है वो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ये फॉर्मूले में अक्सर हम जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो इसमें 2 डेंसिटी का रेशियो होता है, उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अब किस किस डेंसिटी का रेशियो होगा? तो आप ये समझ लीजिए कि जो रिलेटिव डेंसिटी में जो ρ1 लिखा है ऊपर, वो किसी अदर मटेरियल का डेंसिटी है, किसी अदर लिक्विड का डेंसिटी है, और जो ρ2 है वो हमेशा और हमेशा केवल वाटर ही होगा। ऐसा नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब ही होता है कि एक के सापेक्ष दूसरे की डेंसिटी का रेशियो क्या है। एक लिक्विड के सापेक्ष दूसरे लिक्विड की डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी का रेशियो क्या है। तो इसमें ρ1 अलग होगा कोई फ्लूइड, और ρ2 कोई फ्लूइड अलग होगा। जिसमें रिलेटिव डेंसिटी और वाटर होता है 1, ये डायरेक्ट 1 नंबर में पूछेगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13.6। ये याद रखना है आपको। रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से कम है तो वस्तु पानी पर तैरेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक बात आपको और बता दूं, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डेंसिटी का रेशियो है। तो इसका मतलब है कि इसका भी यूनिट सेम है, इसका भी यूनिट सेम है, दोनों यूनिट ऊपर नीचे सेम है, कट जाएंगे। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, हमेशा याद रखना है आपको। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दो डेंसिटी का रेशियो ही है। रिलेटिव डेंसिटी में बस इतना अंतर है, रिलेटिव डेंसिटी में दोनों फ्लूइड अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसमें ρ/ρ है, एक तो सब्सटेंस का और ρ है वाटर का। मींस हमेशा जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे उसको हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में निकलती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में निकलती है कि हमारा नीचे वाटर ही रहेगा रेशियो में, ऊपर का फ्लूइड बदलता रहेगा, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए। यह बात याद रखनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता है। आइए चलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या होता है
स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, किसका? मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी का जस्ट अपोजिट होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको VYM मीटर क्यूब पर किलोग्राम। आइए देखते हैं विस्कोसिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं जो पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है। हर पेपर में आपको ये चीजें मिलेंगी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं होता है, विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। ये एक फॉर्मूला है, इसमें म्यू जो है वो विस्कोसिटी है। अब म्यू विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का बिमीय सूत्र भी पूछ लेता है। इसका बिमीय सूत्र है ml⁻⁻1 T⁻⁻1। ये हमेशा याद रखना है, 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन विस्कोसिटी के कई नाम हैं, एक नाम नहीं है। इसको डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। म्यू के 3 नाम हैं, 3 में से कोई भी नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोगों को तीनों नाम पता होने चाहिए, डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो यूनिट है, विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये SI यूनिट है। लेकिन इसका CGS यूनिट क्या है? डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CGS यूनिट है। और किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका MKS यूनिट है। यूनिट्स को हमेशा याद रखना, क्योंकि पेपर में अक्सर यूनिट ही आपके क्वेश्चंस को गलत कराती हैं। सबसे बड़ी बात यही है, यूनिट हमेशा चेक करना है। न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें एक चीज़ किसी अदर यूनिट में दी होगी, एक चीज़ किसी अदर यूनिट में दी होगी। हमें सारी चीज़ें जितनी भी न्यूमेरिकल में दी रही होंगी उन सब को एक ही यूनिट में चेंज करना है। या तो SI यूनिट में चेंज कर लो या MKS में चेंज कर लो। CGS में कोई चेंज नहीं करता है, CGS में चेंज करना थोड़ा टफ है, लेकिन SI में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ हो गई कि हमको विस्कोसिटी का यूनिट्स अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, 1 पास्कल सेकेंड बराबर होता है 10 पॉइज। एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको डायन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है ना, इसको पॉइज भी बोलते हैं, पॉइज, POISE। तो अगर हमसे पूछा जाए कि विस्कोसिटी का एक यूनिट कौन सा है, तो उसमें एक पॉइज भी होता है, पॉइज भी इसका यूनिट है। 1 पास्कल सेकेंड बराबर होता है 10 पॉइज। 1 पॉइज बराबर होता है 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये लिखा है डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को पॉइज बोलते हैं। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी है, पॉइज भी है, डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 1 पॉइज बराबर होता है 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पॉइज बराबर होता है 1/10 पास्कल सेकेंड। ये सब आपको चेंज करना है। मैं तो खाली आपको बता दिया कि आपको टिप्स पे चीजें याद होनी चाहिए, तो एक वीडियो में आप पूरा देख के उसको रिवाइज करते रहिए, वीडियो बार बार देखते रहिए, आपके माइंड में ये चीजें बैठ जानी चाहिए। इसके बाद है 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पॉइज इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। यहाँ पर ये चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, आप इस पोर्शन को बहुत ज़्यादा गौर से पढ़िएगा और बहुत, हम तो कह रहे हैं इसको आप नोट्स बना लो। इन चीज़ों के जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है उसके आप नोट्स बना लो उनको। देखिए मैं क्या करूँगा, अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें पूरा टेक्निकल पढ़ाएंगे, जेई के लिए, STAB के लिए, DRDO, RRB जेई, SSC जेई, UP आर्मी नेल जेई, सबके लिए हम टेक्निकल पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब आप लोग कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी, हमारी YouTube फैमिली बड़ी होगी,
तब हम ये, इसमें आप क्या सोच रहे हैं, इसमें हमको लिखने में कम से कम 2 से ढाई घंटा लगा है। 2 से ढाई घंटा हमने केवल ये अपने नोट्स से देख देख के ये लिखा है कि क्रैश कोर्स जैसा पूरे ऑल फार्मूलेज एक वीडियो में नहीं आ पाए तो कम से कम 2-3 वीडियो बना देंगे, बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उनको जो चीज़ें मिस हो रही होंगी वो भी उनको समझ में आ जाएंगी। इसलिए मेरा मोटिव यही है। इसके बाद चलते हैं, ये है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अब देखिए ये सब चीज़ें जो हैं जी, ये इसके इक्वल है, कैसे है, ये सब चीज़ें लॉन्ग वीडियो में और हमारा जब सिलेबस शुरू होगा उस समय हम पढ़ाएंगे कि ये चीज़ इसके इक्वल कैसे है। अब आप लोग खुद अगर दिमाग लगा सकते हैं तो आप लोग ये निकाल सकते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे आया। हमारा काम है कि रिवीजन करना, तो हम जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज करा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घटती है, बिल्कुल सही है लिक्विड्स के लिए। टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी बढ़ती है गैसेस के लिए। हमेशा याद रखना कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, और अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी घटेगी। ठीक है। 1 सेंटीपॉइज में होता है 1/100 पॉइज। 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो विस्कोसिटी है वो 1 सेंटीपॉइज होती है। ये हमेशा याद रखना, ये तो खुरमी जैन का एकदम अच्छा क्वेश्चन है। और वाटर की जो विस्कोसिटी है वो 10 की पावर -2 पॉइज भी हो सकती है, 10 की पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तमाम प्रकार की आपको चीज़ें मिलेंगी इसमें, लेकिन आपको हर चीज़ याद रखनी है। इसके बाद जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो विस्कोसिटी है वो 50 टाइम्स होती है एयर की विस्कोसिटी के। 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की विस्कोसिटी 50 टाइम्स होती है एयर की विस्कोसिटी के। और जो वाटर की विस्कोसिटी है वो एयर की विस्कोसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। अब हम आपको, और वाटर की जो विस्कोसिटी है वो पेट्रोल की विस्कोसिटी से भी ज़्यादा होती है। तो एक ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है क्लस्टर ऑयल की, फिर होती है क्रूड ऑयल की, फिर होती है वाटर की, फिर पेट्रोल की, फिर एयर की। तो इनको आप एक सीरीज के रूप में देख सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा विस्कोसिटी वाला पार्ट हो गया समाप्त। विस्कोसिटी के बाद अब हम चलते हैं अपने आइडियल फ्लूइड की तरफ। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इसमें एक चीज ये छूट गई है, इसको भी हम बता देते हैं कि रो ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्र के पानी की डेंसिटी जो होती है वो नदी के पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। पूछ भी सकता है समुद्र के पानी की डेंसिटी होती कितनी है, तो वो होती है 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और रिवर की जो डेंसिटी होती है वो रिवर पानी की वो होती है 1000। मीन्स रिवर का पानी जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में कंसीडर किया जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो अब आप आइडियल फ्लूइड को आप समझेंगे कैसे कि ये आइडियल फ्लूइड है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉन विस्कस, इनविसिड एंड फ्रिक्शनलेस। मतलब नॉन विस्कस मीन्स उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, इनविसिड भी उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, और फ्रिक्शनलेस, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी विस्कोसिटी 0 होगी। ये सब आपको टर्म है, ये सब पता होना चाहिए। विस्कोसिटी, आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है। दूसरा होता है आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी 0 होगी। तीसरा होता है कि सरफेस टेंशन भी उसका 0 होता है, और चौथा है शियर स्ट्रेस भी उसमें 0 होता है। तो ये आइडियल फ्लूइड के ये चारों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स होता है किसी भी चीज को आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं उस पर प्रेशर डाल के। तो कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है -dV/V/dP। मीन्स इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम की तुलना में। और सबसे नीचे आएगा प्रेशर, मीन्स प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम की तुलना में उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ये सारी यूनिट्स आपको अच्छे से याद करनी है। वीडियो देखो।
बने। तो अभी क्या करना है कि अब कंप्रेसिबिलिटी पढ़ लिया, अब चलते हैं बल्क मॉडुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा। कंप्रेसिबिलिटी मींस होता है किसी भी चीज को कंप्रेस करके प्रेशर डाल के उसके वॉल्यूम में ओरिजिनल वॉल्यूम की तुलना में उसमें वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है, उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा है बल्क मॉडुलस। तो इसका अभी बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला है। और इसको K इक्वल्स टू सिग्मा एन बाई एप्साइलन V से डिनोट करते हैं। एप्साइलन V क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब हम सोम पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ सकते हैं तो ये जो स्ट्रेन होती है इसको एप्साइलन से दर्शाया जाता है, और जो स्ट्रेस होता है उसको सिग्मा से दर्शाते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस है तो एन लगा दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो वी लगा दिया। तो इस प्रकार से सिग्मा एन बाई एप्सिलॉन वी यही इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया होगा आपको। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस बोला जाता है। ये हो गया। अभी आगे चलते हैं मैक नंबर क्या है। जैसे मैक नंबर मीन्स होता है कोई भी फाइटर जेट फाइटर क्राफ्ट होता है, वो सब लोग बोलते हैं कि वो मैक नंबर या वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है, वो सोनिक स्पीड से उड़ता है, वो सब सोनिक स्पीड से उड़ता है। तो ये मैक नंबर जो है वो सब सोनिक, सोनिक और सुपरसोनिक तीन चीजों को डिवाइड करता है। मैक नंबर होता क्या है? मैक नंबर होता है सब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, और उसके रेशियो में आएगा हमेशा स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड नीचे हमेशा स्पीड ऑफ साउंड मींस कुल मिला के हमको साउंड की स्पीड से कंपेयर करना है। उसको कंपेयर कैसे करेंगे? उसके रेशियो निकाल के। तो ऊपर हम रखेंगे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उस मीडियम में, और नीचे हम रखेंगे साउंड की स्पीड उस मीडियम में। तो मैं बता दे रहा हूं, हालांकि यहां जरूरत नहीं है। मैक नंबर अगर 1 से कम है तो होता है वो सबसोनिक, अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो वो होता है सोनिक। एक्चुअली मैक नंबर अगर 1 होता है इक्वल्स टू 1 तो वो होता है सोनिक, और मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 6 हो जाएगा तो वो होता है सुपरसोनिक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हालांकि ये चीज़ें आगे आएंगी, हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये चीज़ें हम अभी हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैक नंबर मैंने आपको बता दिया कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। मैक नंबर अगर 0.3 से छोटा है तो वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और मैक नंबर अगर 0.3 के बराबर है या उससे बड़ा है तो वो होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये बात हमेशा याद रखना है। वेपर प्रेशर अभी आगे आएगा। वेपर प्रेशर आगे हम पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है बस आप इतना जान लीजिए, लिक्विड्स के लिए वेपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अभी ये एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं बचा है, आप ये याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, केवल लिक्विड्स के केस में। चलते हैं आगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन होता है ड्यू टू कोहेजन फोर्स इन लिक्विड। कोहेजन फोर्स क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कोई भी जब जैसे पानी है, पानी के पार्टिकल्स हैं अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर पानी बना है। तो पानी अपने पार्टिकल्स के एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, या उनका एक फोर्स उनके बीच में जो काम करता है, सेम मटेरियल में उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे कोहेजन फोर्स कहते हैं। सेम मटेरियल में, सेम मटेरियल याद रखना, कोहेजन फोर्स हमेशा सेम मटेरियल में होता है। तो कुल मिला के ड्यू टू कोहेजन फोर्स ऑफ लिक्विड, ये पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन जो है किस कारण होता है, तो आपको बताना है ड्यू टू कोहेजन फोर्स ऑफ लिक्विड। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई एल। एकांक लंबाई पर लगने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है न्यूटन पर मीटर,
और या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछेगा। जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो नहीं पूछता है, जो इंपॉर्टेंट जो अलग फॉर्मूले हैं थोड़े हटके वो उनको पूछता है। अब इससे ये फॉर्मूला बना कैसे, तो ये सब चीजें होती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस पढ़ाएंगे आपको तो हर एक चीज बताएंगे कौन सी चीज कैसे निकल के आई। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है, तो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को, और फिर शुरू से हम हाइड्रोलिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा पेपर में बेनिफिट हो। इसके बाद अभी चलते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है, जैसे आपने एक देखा होगा कि आप जब किसी भी चीज़ में स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ डाल के पानी पीते हैं या स्ट्रॉ डाल के जूस पीते हैं, तो जो आपने जैसे ही वो, अब आप खुद देखना कि करके देखना घर में कि आप एक गिलास में पानी लेना और उसमें ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ डाल देना, तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ में वाटर का लेवल जो है उससे उस स्ट्रिप में, उस स्ट्रॉ में थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ जाता है, वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो वो इफेक्ट है कैपिलरी इफेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि अगर राइज है, कैपिलरी राइज मीन्स अगर ये वाटर लेवल है, हमारा स्ट्रॉ ये है, ये वाटर लेवल है, तो पानी अगर इसमें यहाँ चढ़ गया है तो आप ये समझिए कि ये एडहेसिव फोर्स के कारण आ रहा है। समझ लीजिए आप, वाटर नहीं कोई भी हो, अगर कैपिलरी फॉल है इसका मतलब वाटर लेवल ये है, स्ट्रॉ ये है, अगर पानी इस यहाँ ना रह के पानी हमारा यहीं रह गया तो इसका मतलब है कि कैपिलरी फॉल है, वो कोहेजन के कारण होता है। तो ये कैसे होता है, कब होता है, ये सब तो डिटेल चीज़ें हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। सिग्मा है एक सरफेस टेंशन, रो है डेंसिटी, डी है, डी एक्चुअली डी नहीं है, रो जी एच कर लीजिए इसको, यहाँ डी कर लीजिए। डी होता है डायमीटर, जो स्ट्रॉ का डायमीटर है वो है डी, जिस स्ट्रॉ का डायमीटर कितना है वो है डी यहाँ पर। तो जो कैपिलरी राइज होता है, जो कैपिलरी राइज या फॉल होता है, वो हमेशा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब के। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं, अब हम आ जाते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पर। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पर तो उसमें सबसे पहला फ्लूइड होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, शियर थिनिंग फ्लूइड। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, ये चीजें याद रखनी है, हमेशा एक नंबर में श्योर शॉट आती हैं। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड को कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं। थिनिंग का मतलब थिनिंग मीन्स होता है पतला होना, कि अगर आपकी ये जो du बाई dy है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये du बाई dy या d थीटा अपॉन dt कुछ भी कह लीजिए, दोनों चीजें बराबर होती हैं। तो du बाई dy रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ने पर उसकी विस्कोसिटी घटती है। मीन्स आप खुद देख लीजिए, अगर आप शहद को गर्म करेंगे तो वो पतला होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसको टेम्परेचर दिया तो उसका मीन्स रेट ऑफ शियर स्ट्रेन उसका बढ़ाया हमने, तो उसकी विस्कोसिटी मीन्स वो पतला होना शुरू हो गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के, इसमें ब्लड आता है, मिल्क आता है, सीमेंट सॉल्यूशन आता है और पेपर पल्प आता है। ये 4 इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आपसे दे के पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का फ्लूइड है। दूसरा है डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होता है, इसको शियर थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं, शियर थिकिंग फ्लूइड। थिक मीन्स मोटा, जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ने पर उसका विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है, तो उसको डाइलेटेंट फ्लूइड बोलते हैं। तो इसमें क्या कौन सा एग्जाम्पल है, बटर है, प्रिंटर इंक है और स्लरी है और स्टार्च है। इसके भी 4 एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक क्या होता है, हर्सेल बकले फ्लूइड बोलते हैं इसको। बिंघम प्लास्टिक को हर्सेल बकले फ्लूइड बोलते हैं और इसको आइडियल प्लास्टिक भी बोलते हैं। और टूथपेस्ट और सीवेज स्लज इसके एग्जाम्पल हैं। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड आ जाता है। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड वो होते हैं जिनके टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी विस्कोसिटी घटने लगती है। इसमें है लिपस्टिक, पेंट, मड एंड क्ले।
थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के ये एग्जाम्पल हैं। रियोपेक्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? रियोपेक्टिक फ्लूइड होते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ने लगती है, जिसमें आता है एग्जाम्पल जिप्सम प्लास्टिक एंड बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले। तो हमने आज ये वाला पोर्शन पूरा कवर कर लिया, आपको हमने समझा भी दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नए लेक्चर में इस पार्ट के साथ। नया लेक्चर हम शुरू करेंगे इस पार्ट के साथ।